हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। डेट है आज की 9 फरवरी 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले, जैसा मैंने आपको पिछले लेक्चर्स के अंदर भी बताया है, आप इंश्योर कीजिए कि ये जो पर्टिकुलर चैनल है दैट इज ओनली आईएएस एक्सटेंडेड, इसको आप फॉलो कर लीजिए ताकि आने वाले दिनों के अंदर जितने भी अपडेट्स होंगे, बहुत सारी नई नई वीडियोस भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी जो कि आपके प्रेपरेशन के लिए बहुत यूजफुल है। और साथ ही साथ जो प्रीलिम बूस्टर आएगा आने वाले दिनों के अंदर वो इसी चैनल के ऊपर आया करेगा, तो मेक श्योर आप इसको अच्छे से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इसको अच्छे से आप फॉलो कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। हमारा पहला टॉपिक है एमपीसी के रिगार्डिंग, दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। अब सर ये क्या बात क्या हुई है? देखो, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है ना, बेसिकली जो आरबीआई की एमपीसी हमें देखने को मिलती है, उन्होंने तय किया है कि जो रेपो रेट है हम इसको हाइक कर रहे हैं। हाइक मतलब इसको बढ़ा रहे हैं। कितना? 0.25%। ठीक है, या फिर 0.25% कह लो या 25 बेसिस पॉइंट कह लो, ये एक ही बात है। तो 0.25% इन्होंने इंक्रीज किया। पहले जो नंबर था 6.25, वो कितना हो जाएगा? 0.25 बढ़ते हुए 6.5% हो चुका है। तो इस बात को समझना जरूरी है कि सर ये क्या बात है, एमपीसी क्या है, रेपो रेट क्या है। देखो, ये ना रेपो रेट का मीनिंग क्या होता है? वो रेट जिसके ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अलग अलग तरह के बैंक्स को लेंड करता है। ठीक है, तो बैंक को किस रेट पे लेंड किया जा रहा है आरबीआई के द्वारा, उसको बोलते हैं क्या? रेपो रेट। अब अगर खुद सोचो, अगर रेपो रेट बढ़ा दिया गया तो आरबीआई से जो पैसा बैंकों के पास आएगा वो महंगे रेट पे आएगा। डेफिनेटली उससे क्या होगा? बैंक भी फिर आम इंसानों को जो पैसा लेंड करना होगा वो किस रेट पे करेंगे? वो भी रेट बढ़ाएंगे। तो इससे क्या होगा? लोग कम अट्रैक्ट होंगे ना लोन लेने के लिए। खुद सोचो ना, रेपो रेट बढ़ गया तो बैंकों के पास जो पैसा आ रहा है वो महंगे रेट पे आ रहा है, तो वो कस्टमर को भी महंगे रेट पे ही देंगे। तो लोग कम अट्रैक्ट होंगे लोन लेने के लिए, तो उससे क्या होगा? वो खर्चा कम करेंगे। एंड उसकी वजह से जो बाहर जो दुनिया में महंगाई आ रखी है, जो एक तरह की मुद्रास्फीति या फिर इन्फ्लेशन चल रही है, तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। बिल्कुल इसी वजह से अभी क्या हुआ है, एमपीसी के द्वारा रेपो रेट को इंक्रीज किया गया है ताकि वो इन्फ्लेशन से अच्छे से लड़ पाए। तो सर मीनिंग तो समझ आ गया, आखिर ये रेपो रेट क्या है और इंक्रीज क्यों किया गया, ये भी समझ आ गया। पर एमपीसी क्या है ये थोड़ा सा बता दीजिए। देखो, एमपीसी दरअसल में क्या है ना, हमारा आप जानते हो एक आरबीआई एक्ट है 1934 का। बिल्कुल इसके अंतर्गत ही क्या था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन हुआ। इसका एक सेक्शन है, उसके अंतर्गत एक ना एमपीसी बनाई गई, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। क्यों बनाई गई? क्योंकि देखो, रेपो रेट ना एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर हो जाता है। तो हमने क्या सोचा, हम 6 मेंबर मिलेंगे साथ में और ये 6 मेंबर मिलकर डिसाइड करेंगे कि रेपो रेट को क्या करना है, क्या सेम रखना है, क्या बढ़ाना है, क्या कम करना है, फ्यूचर में हम क्या देख रहे हैं। ये सारी बातों को तय करने के लिए, बेसिकली रेपो रेट को तय करने के लिए एक 6 मेंबर कमेटी का गठन किया गया। इसी का नाम क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। अच्छा सर, तो 6 मेंबर ये होते कौन है? देखो, इनमें से 3 आते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के द्वारा, और बाकी के जो 3 होते हैं वो गवर्नमेंट उनको क्या करती है? नॉमिनेट करती है। ठीक है, तो 6 मेंबर में से 3 आरबीआई, 3 गवर्नमेंट के। तो अगर कोई मान लो कोई कोई डिसीजन पे पहुंचना है तो कैसे पहुंचेंगे? वो देखा जाएगा कि किस तरह से कहां पे मेजोरिटी है, उस बेसिस पे हो जाएगा। पर अगर एक एग्जांपल सोचो, जैसे मान लो 4:2 है, 4 लोगों ने फेवर में वोट किया, 2 कुछ और कह रहे थे, तो यहां पर क्या हुआ? इन 4 की बात सुन ली जाएगी। पर 6 मेंबर के बीच में सर ऐसा भी तो हो सकता है कि 3 मेंबर एक चीज के फेवर में हो और 3 उसके अगेंस्ट में हो। बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है। तब क्या होता है? तब क्या होता है कि जो आरबीआई की तरफ से, जो आरबीआई के गवर्नर होते हैं ना इनमें से एक, तो आरबीआई के गवर्नर के पास क्या होता है? एक कास्टिंग वोट होता है। बेसिकली कहने का मतलब वो दोबारा से वोट कर सकते हैं। तो जो आरबीआई गवर्नर उस केस में बोल देंगे, जब एक तरह का टाई आ जाता है तब उनकी बात मान ली जाती है। तो इस तरह से इसका फॉर्मेशन देखने को मिलता है। एक ध्यान रखना कि इस कमेटी का कोई चेयरमैन भी तो होगा। वो चेयरमैन कौन होगा? वो आरबीआई के गवर्नर साहब ही चेयरमैन यहाँ पर होते हैं। तो ये कुछ चीजें थी जो एमपीसी के रिगार्डिंग पढ़नी थी। क्विकली एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूं कि एमपीसी किससे इंटरेस्टेड है, ताकि वो बेंचमार्क पॉलिसी रेट यानी कि रेपो रेट को फिक्स कर पाए। इसी लिए यहाँ पे इसका गठन किया गया है। ये पर्टिकुलर सेक्शन है सेक्शन 45ZB, जो इसके थ्रू इसका फॉर्मेशन हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर गवर्नर ऑफ आरबीआई इनके चेयरपर्सन होते हैं। साथ ही साथ ध्यान में रखना, जो 3 मेंबर्स गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं ना, वो रीअपॉइंट नहीं हो सकते। ठीक है, उनका टाइम होता है, उनका टेन्योर होता है कितना? 4 साल का। पर एक बार उन्होंने 4 साल कंप्लीट कर लिए फिर उनको रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही इसका फॉर्मेशन हमें 2016 में देखने को मिला है, तो पहला एमपीसी तब था। तो उसके बाद हम इसको कॉन्स्टिट्यूटिव फॉर्म करते जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज और है कि इनको कम से कम 4 बार तो साल के अंदर मिलना ही होता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 4 बार ही मिलना है। देखो जनरली 6-7 बार इस तरह से भी मिल जाते हैं,
या फिर इवन जैसे कोविड-19 पैंडेमिक में तो इससे ज्यादा बार भी मिले थे, बट एक साल में मिनिमम 4 बार तो मिलना ही होता है। और देखो 6 मेंबर्स तो हैं, 3 आरबीआई से और 3 बाहर से, ठीक है, जो गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है, पर ऐसा भी तो हो सकता है इनमें से कुछ एब्सेंट हो, तो आंसर इज यस। तो उसके लिए ना हमने कहा है कि कम से कम 4 लोग तो होने ही चाहिए मीटिंग के लिए, तो कोरम कितना है, 4 मेंबर्स का, सभी का 1 वोट होता है, ठीक है, इक्वल वोट है। और अगर मान लो 3:3 वाली सिचुएशन आती है, जब एक तरह का टाई आ जाता है, तो गवर्नर साहब के पास क्या होता है, सेकंड वोट या फिर कास्टिंग वोट आप यहाँ पर कह सकते हो। और इनका मैंडेट क्या है, इनका मैंडेट है कि जो इन्फ्लेशन है उसको 4 ± 2 यानी कि 2 से लेके 6% के बीच में मेंटेन रखना। तो ये जो 6% है इसको बोल दिया क्या, अपर टॉलरेंस, और 2% को क्या बोल दिया, लोअर टॉलरेंस। ये यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है। इसके अलावा एमपीसी के जो मेंबर्स होते हैं ना, वो अपनी स्टेटमेंट भी बताते हैं कि हमने अच्छा इसके फेवर में वोट किया तो क्यों किया, अगेंस्ट में किया तो क्यों किया, ये सारी बातें भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। अब समझ आ गया ना कि क्यों 25 बेसिस पॉइंट क्यों इंक्रीज किया, क्योंकि इन्फ्लेशन को यहाँ पे टैकल करने की जरूरत थी। कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। ये यूपीएससी 2020 में क्वेश्चन आया था। क्या पूछ रहा है यहाँ पे, यहाँ पूछा जा रहा है कि अगर आरबीआई डिसाइड करता है एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी को। अब एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी सर क्या होती है, एक्सपेंशनिस्ट मतलब एक्सपेंड करना बेसिकली, जिससे हमारी जीडीपी ग्रो हो। तो यहाँ पर ना आपको वो चीजें देखना है कि जहां पर ना गवर्नमेंट के द्वारा, या फिर गवर्नमेंट नहीं बोलूंगा, मॉनेटरी पॉलिसी है ना तो आरबीआई ही है, ठीक है, तो आरबीआई के द्वारा एक तरह से जहां पर पैसे की जो मनी सप्लाई है उसको इंक्रीज किया जा रहा है, वो चीज हमें देखनी है। तो एक एक करके देखते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज और पढ़ो, यहाँ क्वेश्चन में ना नॉट डू लिखा हुआ है, कई बार यहाँ पर भी गड़बड़ हो जाती है, पूछा होता है नॉट डू, हम लिख देते हैं डू, ठीक है, तो यहाँ पर भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन समझते हैं। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, कट एंड ऑप्टिमाइज SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। हमने ये सारी चीजें पढ़ी हुई हैं अपने कोर्सेज के अंदर, CRR क्या होता है, SLR क्या होता है। तो SLR भी एक तरह से जो उनको अलग से रखना होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है ना, तो इसको भी अगर मान लो उसको कम कर दिया, कट कर दिया, ऑप्टिमाइज कर दिया, तो क्या होगा, बैंकों के पास ज्यादा पैसा होगा, वो उसको अकॉर्डिंगली लेंड कर पाएंगे ज्यादा। तो ये क्या है, इज इट एन एक्सपेंशनिस्ट, द आंसर इज यस, क्योंकि ज्यादा पैसा है ना तो एक्सपेंशन होगा उससे। पर यहां पर हमसे क्या पूछा हुआ था, नॉट डू, तो एक्सपेंशनिस्ट है, बट क्योंकि नॉट डू पूछा हुआ था इसलिए हमारे आंसर का पार्ट ये नहीं बनेगा। दूसरा देखो क्या पूछ रहा है, एमएसएफ रेट को अगर हमने इंक्रीज कर दिया, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, तो ये देखो एमएसएफ क्या होता है, अगर इस रेट को हमने इंक्रीज कर दिया तो जो ओवरनाइट बोरिंग्स होती हैं उनका रेट महंगा हो जाएगा। बेसिकली कहने का पॉइंट क्या है, बैंकों को जो पैसा मिलेगा वो ज्यादा रेट के ऊपर मिलेगा। अगर बैंकों को ज्यादा रेट के ऊपर मिलेगा तो वो कस्टमर को भी ज्यादा रेट के ऊपर पैसा देंगे। द आंसर इज यस। और अगर ऐसा होता है, आप खुद सोचो, क्या ये एक्सपेंड की जा रही है मनी सप्लाई या कॉन्ट्रैक्ट है, ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्शनरी है ना, कम हो रहा है पैसा, तो यहां पर ये क्या है, कॉन्ट्रैक्शनरी। तो एक्सपेंशनरी के बिल्कुल अगेंस्ट जाता है, नॉट डू था, तो ये बात बिल्कुल ठीक है, इससे एक्सपेंशन नहीं होगा बल्कि कॉन्ट्रैक्शन होगा। तीसरी चीज हम बात करें बैंक रेट या रेपो रेट की, इसको मतलब कट करें, तो द आंसर इज यस। आज हमने क्या पढ़ा, रेपो रेट को हमने हाइक किया था ना, वो क्या था, एक तरह से कॉन्ट्रैक्शनरी था, पर रेपो रेट को अगर आप कम करोगे, उसको कट करोगे, वो क्या हो जाएगा, एक तरह से एक्सपेंशनरी हो जाएगा। तो ये एक्सपेंशनरी है, पर क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, नॉट डू, तो थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन बी, 2 ओनली। ठीक है, कई बार इस तरह कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो आई एम वेरी श्योर आप उसको अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं, गगनयान मिशन। तो देखो इसरो का जो है ना, आप जानते हो इसरो और साथ ही साथ जो इंडियन नेवी है, इनके द्वारा एक इंपॉर्टेंट ट्रायल रन किया गया है फॉर गगनयान। देखो पहले मैं थोड़ा आपको गगनयान के बारे में समझा देता हूँ। गगनयान एक हमारा जो इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है। इसके अंतर्गत हम क्या करने वाले हैं, दरअसल में ना हमारा जो फाइनल है, फाइनल क्या है कि एक मैंड मिशन भेजना है, पर डायरेक्टली हम मैंड मिशन नहीं भेज सकते, तो उससे पहले हमने 2 अनमैंड मिशन की हमने बात करी हुई है गगनयान प्रोग्राम के अंतर्गत। यहां पर हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि हमारी इंडिया के पास एक इंडिजिनस कैपेबिलिटी है, ताकि हम एक ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन, समझ रहे हो, ह्यूमंस को स्पेस फ्लाइट के अंदर भेजना, कहां पर, लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर। अब देखो लो अर्थ ऑर्बिट क्या होता है, देखो अलग अलग जगह आपको अलग अलग यहाँ पे डेफिनेशन मिल जाएगी, पर कहीं ना कहीं आप ऐसा मान के चलो कि जो धरती की ऊपरी सतह है वहां से 200 से लेके कुछ 1000 किलोमीटर के बीच कुछ भी रेंज हो सकती है। अलग अलग टेक्स्ट आपको अलग अलग नंबर दे सकते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, बट अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर ये नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पर हम गगनयान के अंदर क्या कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं इसी चीज की, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कैपेबिलिटी हम इंडिया की प्रूव कर पाए। और वहां कैसे होगा, हम 3 क्रू मेंबर्स को लॉन्च कर रहे हैं टू एन ऑर्बिट ऑफ 400 किलोमीटर फॉर अ 3-day मिशन, और उनको वापस ऊपर भी लेके जाना है और फिर वापस उनको नीचे भी लेके आना है, ठीक है, तो अर्थ के ऊपर। तो ये है गगनयान मिशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन है। क्यों, क्योंकि अभी तक सिर्फ 3 ही ऐसे देश हैं, दैट इंक्लूड्स USA, रशिया और चाइना,
जिन्होंने ये मैन्ड स्पेस फ्लाइट मिशन को कंप्लीट किया हुआ है। तो इंडिया यहाँ पर क्या बन सकता है, इंडिया यहाँ पे चौथा कंट्री बन सकता है इसको अचीव करने के रिगार्डिंग। तो अभी रिसेंटली सर क्या हुआ है, अभी इंडिया के द्वारा एक तरह से ये देखा गया है कि नेवी वाटर सर्वाइवल टेस्ट फैसिलिटी, कहने का क्या मीनिंग, कल को मान लो कुछ क्रैश हो गया, कुछ और इस तरह की कुछ अलग तरह की सिचुएशन आ गई, तो वहां पर उसको कैसे टैकल करना है, कुछ कंडीशंस के अंदर डिफरेंस आ गया, तो ये सारी चीजें देखने के लिए हमने क्या किया है, वाटर सर्वाइवल टेस्ट फैसिलिटी हमने कोची के अंदर यहाँ पे हमने उसके रिकवरी ट्रायल्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। अब देखो इसमें इस तरह के जब स्पेस मिशन आते हैं ना, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप नोटिस कर सकते हो कि 2016 में हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि इसरो का जो मंगलयान मिशन है, ठीक है ना, उसके रिगार्डिंग कौन कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। देखो जब मंगलयान हुआ था ना, मैं थोड़ा सा एग्जांपल अगर बताऊं तो 2013 में आई थिंक हमने ना इसको लॉन्च किया था। किसने लॉन्च किया था, इसरो ने ही लॉन्च किया था, और बहुत ही इंपॉर्टेंट बना था। आप लोगों ने मूवीज भी देखी होंगी, इसको बोलते हैं ना मॉम, मार्स ऑर्बिटर मिशन, ठीक है, तो वही चीज है। और एक बात नोटिस करना, दुनिया में ना ऐसी कोई भी कंट्री नहीं थी जिन्होंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही मंगलयान जैसी चीजें, बेसिकली जो मार्स ऑर्बिटर मिशन है उसको कंप्लीट किया हो। तो इंडिया पहली ऐसी कंट्री बनी थी जिन्होंने पहले अटेम्प्ट के अंदर ही इसको अचीव कर लिया था, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है, मार्स ऑर्बिटर मिशन, द आंसर इज यस। तीसरी स्टेटमेंट कह रही है कि इंडिया द ओनली कंट्री टू बी सक्सेसफुल इन इट्स वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट, तो ये बात भी ठीक है। पर जो सेकंड ऑप्शन कह रहा है, मेड इंडिया द सेकंड कंट्री टू हैव अ स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिट टू मार्स आफ्टर यूएसए, क्या ये बात ठीक है, द आंसर इज नो। यूएसए के साथ ही साथ बेसिकली जो नासा हो गया, ठीक है, उसके साथ ही साथ आप यूएसएसआर जो सोवियत का स्पेस प्रोग्राम था, एंड साथ ही साथ यूरोपियन स्पेस एजेंसी, उन्होंने चीजें पहले ऑलरेडी डिस्प्ले कर रखी हैं। तो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 1 और 3 ओनली। तो इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था अग्नि 4 मिसाइल के रिगार्डिंग, आप सभी ने सही आंसर भी दिया इसका। तो देखो जब हम बात करते हैं ना अग्नि 4 की, तो अग्नि 4 सरफेस टू सरफेस मिसाइल ही है, ये बात आंसर इज बिल्कुल करेक्ट है। हमने साइंस टेक के अपने डिस्कशंस के अंदर पहले पढ़ा है अग्नि 4 को, बस एक तरह की रिवीजन ही है। यहाँ पर जो स्ट्राइक रेंज है ना, दरअसल अराउंड 4000 किलोमीटर की है, ठीक है, तो लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल के अंदर आ जाती है। साथ ही साथ ये क्या है, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी भी यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती है। यहाँ पर देखो क्या सिर्फ लिक्विड प्रोपेलेंट है, द आंसर इज नो। यहाँ पर ओनली वर्ड सुनते सारी ना आपको थोड़ा चौकन्ना हो जाना था कि क्या ये ठीक कह रहे हैं, द आंसर इज नो। क्यों, क्योंकि दरअसल में यहाँ पर क्या है, एक 2 स्टेज हमें देखने को मिलता है सॉलिड फ्यूल सिस्टम, जहां पर डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियर वॉरहेड्स को कैरी किया जा सकता है अप टू डिस्टेंस ऑफ 4000 किलोमीटर, ठीक है ना। तो थर्ड और सेकंड स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट हमारा स्टेटमेंट ट्रू था, तो आंसर क्या बन जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज आरोग्य सेतु ऐप। देखो जब कोविड-19 वैसे तो अभी भी चल ही रहा है, पर जब हमने देखा फर्स्ट वेव हो गया, सेकंड वेव हो गया, उस टाइम पर आरोग्य सेतु ऐप का काफी मेजर यूज किया गया। इनफैक्ट अगर आपने वैक्सीन वगैरह लगवाई हो अपने, ठीक है ना, तो देखा होगा कि वैक्सीनेशन का जो प्रक्रिया है वो भी आपको आरोग्य सेतु ऐप पे मिल जाती थी। तो अभी रिसेंटली जो खबर आई है उसमें ये है, जो हमारी मीटी मिनिस्ट्री है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर एक रिस्पॉन्स फाइल किया है, रिटन रिस्पॉन्स। उसमें उन्होंने बात करी है कि जितना भी कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग डेटा को कलेक्ट किया गया था, अब उसको डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। तो ये थोड़ा आरोग्य सेतु ऐप के बारे में और जान लेते हैं। तो देखो इस ऐप को यूज इसलिए किया गया था कि मान लो अगर एक कोई पर्सन है, उसको देखना है कि कितनी पॉसिबिलिटी है कि कोविड-19 का रिस्क उसको हो सकता है, उसके लिए इस पर्टिकुलर ऐप को डेवलप किया गया था बाय नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, दैट इज एनआईसी। ये एनआईसी सर किसके अंतर्गत आता है, ये आता है मीटी मिनिस्ट्री के अंदर ही, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। क्या काम था, ताकि कोविड-19 के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड कर पाए और देख पाए कि भैया अच्छा कितनी पॉसिबिलिटी है आपको कोविड-19 पैंडेमिक होने की। कुछ अलग अलग तरह की एसेंशियल सर्विसेज भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने अपने टीका लगवाना था कोविड-19 का, तो उसके लिए अपनी अपॉइंटमेंट को लेना, रीशेड्यूल करना या उनको कैंसिल करना, ये सारी चीजें, वैक्सीन सर्टिफिकेट को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते थे। और जैसे जैसे हम थोड़ा ना इसको और इस ऐप को थोड़ा और इंटीग्रेट कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप नोट कर सकते हो जो हमारी नेशनल हेल्थ ऐप है, उसके अंदर हमने इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया है ताकि जो अलग अलग डिजिटल हेल्थ सर्विसेज हैं वो भी आपको यहाँ पे साथ में मिल जाएं। साथ में ही आप एक अपनी डिजिटल हेल्थ आईडी के लिए यहाँ से रजिस्टर कर सकते हो। दरअसल में होगा क्या ना, आने वाले टाइम्स के अंदर आपका मान लो, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे मान लो आप एक डॉक्टर को दिखाने गए, ये इस गांव में मान लो डॉक्टर था, अब इसने आपका इलाज किया, उसके बाद इसने बोला कि नहीं आप अब दूसरे डॉक्टर के पास चले जाओ, तो ये दूसरा डॉक्टर फिर आपको बोलेगा कि नहीं यहाँ से फिर से टेस्ट करवाओ, फिर तीसरा डॉक्टर होगा वो अलग से टेस्ट करवाएगा, तो इस तरह से ना बड़ी दिक्कत आती है। तो यहाँ पर क्या होता है ना, हमने एक तरह की डिजिटल हेल्थ आईडी बना देंगे, उससे क्या होगा,
आपको आज तक जो जो बीमारियां रही हैं, जो जो आपने टेस्ट करवाए हैं, वो सभी का एक तरह से डिजिटल रिकॉर्ड हो जाएगा। तो अगर आपको मान लो 10 साल पहले कोई चोट लगी थी या फिर कुछ इस तरह की सिचुएशन हुई थी, वो सारा डेटा डॉक्टर के पास होगा, तो डॉक्टर उससे अच्छे से चीजों को मैनेज कर पाएगा, देख पाएगा कि अच्छा ये पर्सन को ऑलरेडी दिक्कतें हैं, तो मुझे इस तरह से दवाई उसको रिकमेंड करनी है। आपके लिए भी आसान है कि हर चीज को आपको ना संभाल कर ही रखना पड़ेगा कि अच्छा ये हमारा ये सीटी स्कैन ऐसे है तो नहीं। तो ये सारी चीजें डिजिटल हेल्थ आईडी भी यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती हैं। इसके साथ ही हमारी जो नेशनल टेलीमेडिसिन सर्विस है, ठीक है ना, हम कोशिश कर रहे हैं टेक्नोलॉजी को यहाँ पर भी यूज करने की टेलीमेडिसिन के लिए। उसके लिए आप ई संजीवनी का आप यूज कर सकते हो, तो उसके लिए डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेना, वो सारी चीजें भी यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएंगी। राइट, अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज पैक्स। पैक्स क्या है सर? प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज। देखो एक्चुअल में होता क्या है ना, जो हमारी अलग अलग यूनिट्स के ऊपर हमारे पास अलग अलग मैकेनिज्म्स हैं जिसके बेसिस पे हम एग्रीकल्चर को लोन देते हैं। जैसे हमारे जो अलग अलग शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हो गए वो देते हैं। इसके अलावा जब मैं बात करता हूँ ना कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस की, वहां पर हमें ना एक तरह का डिफरेंट टीयर सिस्टम देखने को मिलता है। जैसे स्टेट लेवल पे ऊपर हमें देखने को मिलते हैं स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमें देखने को मिल जाते हैं डीसीसीबीस, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, फिर उसके नीचे सबसे नीचे आ जाता है पैक्स। ठीक है, ये बेसिकली लोकल लेवल पे काम करते हैं प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज। सर इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कुछ आपके एग्रीकल्चर इनपुट्स हैं, मान लो बीज हो गया, ठीक है, फर्टिलाइजर हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गया, इस तरह की चीजों का अरेंजमेंट करवा पाए, कुछ छोटे टाइम के लिए अपने मेंबर्स को लोन दे पाए, ठीक है, इस तरह की फैसिलिटीज को प्रोवाइड करने के लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं पैक्स सोसाइटीज। तो अभी क्या बात हुई है, यूनियन बजट ने 2500 करोड़ से भी ज्यादा अनाउंस किया है ताकि 63,000 से भी ज्यादा जो पैक्स हमारे यहाँ पर हैं उनको हम आने वाले 5 साल के अंदर अच्छे से कंप्यूटराइज कर पाए। ठीक है, मीनिंग समझ आ गया? दरअसल में स्लाइड्स के अंदर वही सेम चीज लिखी हुई है कि विलेज लेवल के ऊपर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज होती हैं जो कि डील करती हैं इन सभी चीजों के अंदर, जिनको क्या बोलते हैं हम, शॉर्ट टर्म लैंडिंग, क्रॉप लोन आप इसको भी बोल सकते हो। तो सबसे स्मॉलेस्ट ये यूनिट है, जैसा मैंने आपको बताया था कि किस तरह से ये वर्क करता है। एससीबीज एट द टॉप, फॉलोड बाय डीसीसीबीज, फॉलोड बाय पैक्स। इनके फंक्शंस तो आप समझ ही गए हो क्या क्या काम करते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा अगर हम इनका ना थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करें तो आप नोट कर सकते हो कि जनरल बॉडी होती है पैक्स की, जो कि ओवरऑल कंट्रोल देखती है कि बोर्ड कैसे काम कर रहा है, मैनेजमेंट कैसे काम कर रही है। एक होती है मैनेजमेंट कमेटी, ठीक है ना, उसी तरह से यहाँ पे आपको चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और सेक्रेटरी यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे कि अलग अलग रोल्स होते हैं इनके, ठीक है, साथ ही साथ ऑफिस स्टाफ भी होता है। एक्चुअल में दरअसल में पैक्स का अगर आपने मीनिंग समझ लिया और किस तरह से वर्क करते हैं और इनका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, दैट शुड बी मोर देन इनफ फॉर योर एग्जाम। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज भरतपुर सेंचुरी। देखो अगर आप राजस्थान कभी विजिट करने गए हो तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वहां पे जगह है भरतपुर सेंचुरी। दरअसल अभी क्या न्यूज में है, राजस्थान का जो स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उन्होंने प्रपोज किया है कि एक जू कंस्ट्रक्ट करेंगे इनसाइड क्योलादो नेशनल पार्क, जो कि क्या एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है पॉपुलरली, जिसको हम क्या जानते हैं, भरतपुर बर्ड सेंचुरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब यहां पर आप नोटिस कर सकते हो उसको आप कुलादो घाना नेशनल पार्क इससे भी जाना जाता है, एंड इट इज वन ऑफ द बेस्ट नोन बर्ड वाचिंग डेस्टिनेशन। बर्ड्स वगैरह बहुत अच्छे दिखते हैं यहाँ पे। अब ये जो नाम है क्युलादो, ये कहाँ से पड़ा? दरअसल में एक मंदिर है क्युलादो टेम्पल जो कि इस सेंचुरी के बाउंड्रीज के अंदर सिचुएटेड है, उसकी वजह से यहाँ पे इसका नाम पड़ा है। आप जानते हो कि अलग अलग तरह के ना, दिस इज इंपॉर्टेंट, विंटरिंग एरिया, बहुत सारे एक्वेटिक बर्ड्स हमें यहाँ पे आप देखने को मिल जाते हैं। इस वजह से एक इंपॉर्टेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन साइट भी ये बन जाती है। अब नोटिस करना कैसे हिस्ट्री के अंदर यहाँ पे इसको अलग अलग चीजें कंजर्वेशन की रिगार्डिंग देखने को मिली। जैसे 1976 में एक बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर किया गया, 1982 में इसको एक नेशनल पार्क डिमार्केट किया गया, फिर 81 के अंदर ही साथ में आप रामसर साइट भी इसको देख सकते हो। कल ही हमने रामसर साइट के बारे में डिस्कशन किया था, जो हमने देखा था ना, रामसर ईरान के अंदर 2 फरवरी 1971 को, ठीक है ना। तो अभी क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे तो और बताऊंगा। उसी तरह से 1985 के अंदर वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको डिक्लेयर किया गया, एंड अकॉर्डिंगली इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972 के प्रोविजंस के अंदर इसको प्रोटेक्ट भी किया गया है। ये एक मैन मेड और मैन मैनेज्ड वेटलैंड है, इसको मैनेज किया जाता है बाय राजस्थान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। अलग अलग तरह के यहाँ पे आपको जैसे ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट देखने को मिल जाएंगे, इसके साथ ही ड्राई ग्रासलैंड भी यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट जैसे कलाम हो गया, कदम हो गया, जामुन, बबूल, ठीक है ना, बेर हो गया, कंडी हो गया, ये सारे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट बर्ड्स जैसे सेरेस क्रेन्स हो गया, पीकॉक्स हो गया, आउल्स, ठीक है, तो ये सभी के आप नाम यहाँ पे देख सकते हो। तो ये थे आज के टॉपिक जो हमें डिस्कस करने थे। ये 5 क्वेश्चन आप सभी को दे रहा हूँ जिनका आंसर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे। कल के जो क्वेश्चंस थे उनका क्विकली मैं आपको आंसर बता देता हूँ। एनसीएसटी क्या ये 338 बी के अंतर्गत ही था?
द आंसर इज फॉल्स। कल याद करो मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि पहले हमारे पास ना एक सिंगल बॉडी होती थी, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। फिर बाद में 89th अमेंडमेंट के अंदर हमने दो बॉडीज बना दी, एक एनसीएससी एक एनसीएसटी। तो जो एनसीएससी थी ये 338 ही रहा, एनसीएसटी क्या बन गया 338 ए बन गया, ये बी नहीं बना है, ये 338 ए था। 338 बी क्या है ये आप मुझे नीचे बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर। दूसरा व्हाइट लेबल एटीएम, कल डिफरेंस बताया था ना व्हाइट लेबल और ब्राउन लेबल एटीएम के बीच में, याद है ना, एग्जांपल्स भी दिए थे। तो क्या ये नॉन बैंक्स के द्वारा ही ऑपरेट किए जाते हैं? ये बात सर बिल्कुल ट्रू है। एग्जांपल हमने डिस्कस किए थे, अलग अलग मुथूट फाइनेंस का डिस्कस किया था और भी हमने डिस्कस किए थे हिताची का, ठीक है। तो ये हो गया वर्ल्ड वेटलैंड डे, ये फरवरी 12, द आंसर इज फॉल्स। 2 फरवरी को होता है, ये बताया ना अभी 1971 के अंदर, जो रामसर की ईरान की सिटी है रामसर, वहां पर हमें देखने को मिला था, उसी के बाद से हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। स्पेशल लीव पिटीशन एसएलपी आर्टिकल 136, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ध्यान रखना ये सुप्रीम कोर्ट के डिस्क्रिप्शन के ऊपर है कि वो इसको एक्सेप्ट करें या ना करें, ठीक है। पांचवा एफडीआई फॉर व्हाइट लेबल एटीएम, क्या 100% थ्रू ऑटोमेटिक रूट है? ये बात भी यहां पर ट्रू हो जाती है। तो ये हो गए कल के आंसर्स जो हमने कल डिस्कस किए थे, उन सभी क्वेश्चंस के आंसर, और इन पांचों क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे। प्लस 338 बी क्या है ये भी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे। इसके साथ ही अगर आपको आज के लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो मेक श्योर कि आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है ओनली एस नथिंग एल्स से आके इसकी पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो। इसके अलावा छोटा सा मैं दोबारा बता दूं, अगर आप में से किसी ने अभी और सब्सक्राइब नहीं किया है ओनली एस एक्सटेंडेड चैनल को, तो मेक श्योर कि आप उसको सब्सक्राइब कर लो ताकि जो आने वाले अपडेट्स हैं आप वहां पर मिस ना करो, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।